की आपका स्वागत करती हूं अपना जिला में। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान से तनावपूर्ण माहौल के बीच मेरठ का ऐतिहासिक नौचंदी मेला टला। नौचंदी मेले को लेकर डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने लिया फैसला। 20 मई के बाद तय की जाएगी मेले की तारीख। आपातकालीन स्थिति को देखते हुए नगर निगम ने बनाया कंट्रोल रूम। नगर आयुक्त की तरफ से जारी किया गया टोल फ्री नंबर। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी पर लगी रोक। ब्रह्मपुरी के रशीद नगर में अवैध संबंधों के शक में पति ने धारदार हथियार से पत्नी पर किया हमला। घायल हालत में परिजन विवाहिता को लेकर पहुंचे थाने, की कार्रवाई की मांग। पुलिस कस्टडी में हत्यारोपी ने की फायरिंग। घटना के बाद मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश सोनू। हत्यारोपी से आला कत्ल बरामद करने ले गई थी पुलिस। और मेरठ में तेज हवा के साथ बदला मौसम का मिजाज। आसमान में बादल छाने से लोगों को गर्मी से मिली निजात। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में हो सकती है झमाझम बारिश। और अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान के साथ तनाव चल रहा है, ऐसे में उत्तर भारत के ऐतिहासिक नौचंदी मेला की तारीख टाल दी गई है। नई तारीख की घोषणा 20 मई के बाद की जाएगी। दरअसल ऐतिहासिक नौचंदी मेला 15 मई से शुरू होने जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान से तनाव बढ़ रहा है। भारत ने पहलगाम हमले के गुनहगारों के खात्मे को पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक की, जिससे माहौल बेहद तनावपूर्ण है। ऐसे में ऐतिहासिक नौचंदी मेला टाल दिया गया है और ये फैसला डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने लिया है। हालांकि नौचंदी मेला की तैयारियां अंतिम चरण में थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से मेला टाल दिया गया है। 20 मई के बाद यह तय किया जाएगा कि आखिर नौचंदी मेला किस तारीख से लगाया जाए। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच जहां मॉक ड्रिल की जा रही है, वहीं मेरठ नगर भी अलर्ट पर है। यदि दुश्मन देश से किए गए हवाई हमले से आवश्यक सेवाओं में बाधा पैदा हुई तो नगर निगम ने इसके समाधान के लिए कंट्रोल रूम बना दिया है और नंबर भी जारी कर दिया है। वहीं नगर आयुक्त सौरभ गंगवार की तरफ से 1800-180-3090, 1800-1805-090 और 1533 और व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 8395881001 व मोबाइल नंबर 8395881826 जारी किए हैं। इसी के साथ ही आवश्यक सेवाओं से जुड़े मेरठ नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी की छुट्टी पर भी रोक लगा दी गई है। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने निर्देश दिए हैं कि उनकी परमिशन के बिना किसी को छुट्टी नहीं दी जाएगी। साथ ही विभाग अध्यक्षों की रिपोर्ट के बाद नगर आयुक्त ही फैसला लेंगे। नगर आयुक्त का कहना है कि हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं और जरूरी सेवाओं से जुड़े नगर निगम के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मेरठ में 29 अप्रैल को हुए शादाब हत्याकांड में हत्यारोपी को गिरफ्तार कर आला कत्ल बरामद कराने गई पुलिस पर हत्यारोपी सोनू ने पुलिस कस्टडी में पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो मुठभेड़ में हत्यारोपी सोनू घायल हो गया। सोनू के पैर में गोली लगी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल मजीद नगर के रहने वाले शादाब की हत्या कर दी गई थी, जिसमें सोनू का नाम प्रकाश में आया था। इस पर लोहिया नगर थाना पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सोनू को साथ लेकर जब आला कत्ल बरामद करने गई तो सोनू ने छिपाए गए तमंचे से पुलिस पर फायरिंग कर दी और भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस से हुई मुठभेड़ में सोनू घायल हो गया। पुलिस ने सोनू के कब्जे से तमंचा, कारतूस, खोखा, मोबाइल फोन और घड़ी बरामद की है। दिनांक 29 अप्रैल को थाना लोहिया नगर अंतर्गत जुर्रानपुर फाटक के पास एक अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसकी पहचान बाद में शादाब उर्फ अप्पू निवासी मेवगढ़ी मजीद नगर थाना लिकाड़ी गेट के रूप में हुई थी। उस घटना का मुख्य आरोपी सोनू पुत्र नफीद आज लोहिया नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल की बरामदगी हेतु स्थानीय पुलिस द्वारा उसे नराड़ा के पास ले जाया गया, जहां उसके द्वारा असलहे से पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा फायर किया गया है। इसमें आरोपी की दाहिनी टांग में गोली लगी है। आरोपी को घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय भेजा गया है एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फॉरेंसिक यूनिट मौके पर मौजूद है। मेरठ में गुरुवार को मौसम बदल गया है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और तेज हवा चलने के बाद कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिसके चलते तापमान 2 डिग्री नीचे आ गया। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यूपी शाही के अनुसार राजकीय मौसम विभाग कार्यालय पर दिन का अधिकतम तापमान
34.6 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सामान्य तौर पर हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यूपी शाही के मुताबिक अगले 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। इसके चलते तापमान में गिरावट आएगी, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम में बदलाव बना रहेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना के 15 दिन बाद भारतीय सेना ने जब जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। अब ऐसे में अगर पाकिस्तान हमला करता है तो कैसे एहतियात बरती जाए, इसी बात को लेकर बुधवार को लालकुर्ती स्थित सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज में मॉक ड्रिल हुई। इस दौरान सायरन बजते ही सभी छात्र जमीन पर लेट गए। इसी बीच आतंकी अटैक हो गया। स्कूल की बिल्डिंग में आग लग गई। तुरंत फायर ब्रिगेड में कर्मचारी बिल्डिंग में पहुंचे। उन्होंने सभी बच्चों को अलर्ट किया। बच्चों ने टेबल और कुर्सियों के नीचे छुपकर अपनी जान बचाई। इस दौरान ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। पाकिस्तान के हमले में कुछ बच्चे घायल हुए, जिन्हें रस्सियों के सहारे स्कूल की दूसरी बिल्डिंग से उतारा गया। वहीं पुलिसकर्मी घायलों को कंधों पर लाद कर एम्बुलेंस की तरफ दौड़े, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए भेजा गया। इस पूरी रिहर्सल के दौरान डीएम डॉक्टर वीके सिंह, एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा समेत तमाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी के साथ ही सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स और सेना के जवान भी मौजूद रहे। आज मॉक ड्रिल का रिहर्सल जो है जनपद स्तर पे, तहसील स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे और ग्राम स्तर पे हुआ है, जिसमें कि लोगों को अवेयर करने के लिए आज जैसे कि बम एक एयर हमला हुआ, उसमें किस तरह से आग लगी और बचाव का किस तरह से किया जाए। फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस की टीम, डिफेंस, सिविल डिफेंस की टीम, नेहरू युवा केंद्र, एनएसएस, बाकी कॉलेज और सिविक अथॉरिटी ने प्रतिभाग किया। और इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को अवेयर करना और कम से कम टाइम में किस तरह से लोग बचें, सुरक्षित स्थान पर पहुंचे और बेहतर इनको इलाज मिले या अन्य सुविधाएं मिले, इसी का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य में हम लोगों ने पूर्ति के लिए यह कार्यक्रम किया। रात 1 से 1:30 के बीच में पाकिस्तानी अड्डों को समाप्त किया गया। जो आतंकवाद के अड्डे थे 100 से ज़्यादा मारे गए। तो पाकिस्तान, ऐसा लगा कि पाकिस्तान ने हवाई हमला किया। तो यहाँ पर एक सायरन बजा तो लोग भागे बचने के लिए। तो लगा तो बिल्डिंग में आग लग गई। आग लगी तो हमारी फायर ब्रिगेड तैयार थी, उसने पानी पहुँचा दिया पाइप से। फिर सिविल डिफेंस वालों ने सीढ़ी लगा दी। तो जो लोग दम घुटने से बेहोश हो गए थे उनको उतारा गया, जो कैजुअलिटी हो गई उनको उतारा गया। एम्बुलेंस तैयार थी, एम्बुलेंस उनको लेकर गई अस्पताल। सारी मशीनरी हमारी मुस्तैद है कि नहीं, उसकी टेस्टिंग थी। ये मॉक ड्रिल थी, ये पाकिस्तान का हमला नहीं था। लेकिन अगर हमला हो जाएगा तो हमको कैसे करना है उसके लिए तैयार है। सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड ने अपनी मुस्तैदी यहाँ प्रदर्शित की है, पुलिस प्रशासन ने भी मुस्तैदी प्रदर्शित की है। और इस सब के लिए तो 15 दिन का समय लग गया। जो हमला कल रात हुआ, लोग बड़े उतावले थे, कुछ नहीं कर रहा मोदी। 56 इंच का सीना कहाँ गया? तो रात 56 इंच का सीना भी नप गया और दूसरों के दिल में जो दर्द नहीं होता था वो दर्द भी पैदा हो गया। वो अजहर मसूद जो लोगों को मरवाता था, मारता था, किसी का संदूर सूना करता था, किसी की माँ की गोद सूनी करता था, आज अपने मर गए। पाकिस्तान हमला करेगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जैसे ये जवाब दिया गया, एक भी आतंकवादी अड्डा छोड़ा नहीं जाएगा। और पाकिस्तान अगर बोलेगा, चूं भी करेगा, तो वो भी नेस्तनाबूद किया जाएगा। हमारा ये एक रूटीन कार्य होता है जो हम मॉक ड्रिल करते हैं, जिसमें हम अपने नागरिकों को, आम जनता को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि अगर हम दुश्मन देश कोई भी किसी प्रकार का हमारे ऊपर हमला करता है तो हम उसकी कैसे पहचान करें कि हमला होने वाला है। उसके लिए एयर रेड सिग्नल होते हैं, जिसमें रेड सिग्नल होता है जो सायरन बजा करके 2 मिनट तक ऊंची नीची आवाज़ में बजाते हैं। तो उसका मतलब होता है कि रेड सिग्नल है, खतरे का संकेत है। और अगर ये संकेत मिलता है तो हम शेल्टर लेते हैं। शेल्टर कैसे लेते हैं वो सब हमने बताया। अगर हम घर के अंदर हैं तो कैसे लेंगे, बाहर हैं तो कैसे लेंगे, रास्ते में हैं तो क्या करेंगे, वो सब हमने बताया। दूसरा सायरन बजता है जो एक ही आवाज़ में 2 मिनट तक बजता है, उसको हम कहते हैं खतरा टलने का संकेत। जब खतरा टलने का संकेत मिलता है तो शेल्टर से हम बाहर आते हैं और जो सामान्य नागरिक हैं वो अपने नैतिक कार्यों में लग जाते हैं। और जो सिविल डिफेंस के या फोर्सेस हैं वो रेस्क्यू सर्विसेज में और अन्य सेवा कार्यों में कार्य शुरू कर देती है। इस तरह का हमने यहाँ लोगों को समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया, क्योंकि अगर हम अपने संसाधनों से, अपने जानकारी से लोगों की जान बचा सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं, तो दुश्मन के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण
साबित हो सकते हैं और एक इस तरह से करने में हम लोग पूर्णतः कामयाब रहे, ऐसा हमारे नियंत्रक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा भी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आखिरकार भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की और ना जाने कितने आतंकी मारे गए। भारत की इस कार्रवाई को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती महाराज ने कहा कि भारत ने सही जवाब दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो 100 साल याद करे। पुलवामा हमले के बाद भी सर्जिकल स्ट्राइक की गई, लेकिन पाकिस्तान फिर पहलगाम में हमला कराया, इसलिए इस बार कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म पूछकर लोगों को मारना क्रूरता की पराकाष्ठा है। इससे साफ हो जाता है कि आतंकियों की सबसे दुश्मनी नहीं है, बल्कि एक वर्ग से शत्रुता का भाव है। लंबे समय से पूरा देश पीछा कर रहा था, जो अन्याय, जो अत्याचार, जो हमारे साथ की गई, उसका एक समुचित प्रत्युत्तर कठोर भारत की सरकार थोड़ी देर लगी, लेकिन शुरुआत हुई। जो रात हुआ बिल्कुल सही हुआ कि जवाब और ये जवाब हम अभी समझते हैं, उसके बाद केवल इतने से भी हम जवाब पूरा मानते हैं, समझते हैं कि सरकार और भी कदम उठाएगी और सरकार के उत्तर देने वाले जितने भी कदम। ब्रह्मपुरी क्षेत्र की रहने वाली एक विवाहिता ने अपने पति पर अवैध संबंधों के चलते अपनी हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। विवाहिता का आरोप है कि 2 दिन पहले पति ने गला दबाकर उसकी हत्या का प्रयास किया। इसके बाद 3 तलाक देकर पत्नी को घर से निकाल दिया। थाना पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसे आरोप महिला ने लगाए। दरअसल ईरा गार्डन की रहने वाली जुलेखा बुधवार को परिजनों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंची। महिला ने बताया कि उसका निकाह 2008 में मुजफ्फरनगर के रहने वाले रईस अहमद से हुआ था। आरोप है कि पति और ससुराल वाले दहेज में 5 लाख रुपए और कार की डिमांड कर विवाहिता का उत्पीड़न करते हैं। शादी के काफी समय बाद भी जुलेखा को बच्चे पैदा ना कर पाने का ताना देकर उसके साथ मारपीट करने लगे। कई बार दोनों पक्षों के बीच पंचायत हुई, जिसके बाद महिला ससुराल में ही रहती रही। इसी दौरान रईस के संबंध किसी अन्य युवती से हो गए। आरोप है कि जुलेखा ने विरोध किया तो पति ने उसे तलाक देने की धमकी की और गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया, जिसको लेकर पीड़िता ने आला अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। लिसाड़ी गेट के रशीद नगर की रहने वाली शालू की शादी मोहल्ले के ही सरताज से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही वसीम शालू से मारपीट करता था, मायके से रुपए मांगने का दबाव बनाता था। विरोध करने पर उसे बुरी तरह टॉर्चर किया जाता था। 4 दिन पहले ही वसीम शालू को मान मनोवल के बाद वापस घर लाया था। बुधवार को वसीम ने शालू से अपनी मां से 3000 रुपए लाने को कहा। शालू ने मना कर दिया तो उसने सास को सीधे फोन कर रुपए मांगे। शालू ने वसीम से रुपए ना मांगने के लिए कहा, जिस पर वसीम ने उसके साथ मारपीट कर दी। कटर से उसके चेहरे, हाथ, पैर, सीने और पेट पर वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। शोर मचाने पर वसीम उसे तेजाब डालने की धमकी देकर फरार हो गया। पड़ोसियों की सूचना पर घायल शालू को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। सरदना के एक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा का पीछा करना युवक को उस समय भारी पड़ गया जब छात्रा के चचेरे भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर डाली। हालांकि इस दौरान मारपीट में घायल हुए युवक ने छात्रों के भाई और उसके दोस्तों पर लूटपाट का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में सब साफ हो गया। छबड़िया का रहने वाला पारस थाने पहुंचा और इस दौरान उसने पुलिस को बताया कि वह नगर के एक कॉलेज में सफाई का काम करता है। बुधवार को जब वह कॉलेज से वापस लौट रहा था, इस दौरान बाइक सवार युवकों ने उसकी पिटाई कर डाली। वहीं पारस की शिकायत के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि पारस कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा को अक्सर पीछा करता था और उसी लड़की के चचेरे भाई और उसके दोस्तों ने पारस की पिटाई की है। सरूरपुर के मेनापुट्टी गांव में एक तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे घर में घुस गया। सरदना बिनौली मार्ग पर देर रात हुए हादसे में 2 घरों में ट्रक घुसने से काफी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि ये ट्रक शुगर मिल की
खोई लेकर बिनौली की तरफ जा रहा था, लेकिन अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे ब्रह्मपाल के घर में जा घुसा। हादसे में ब्रह्मपाल और उसके पड़ोसी राजवीर के घरों में नुकसान हुआ है। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद दोनों ग्रामीणों ने ट्रक मालिक से आर्थिक नुकसान के मुआवजे की मांग की है। डी मॉन्टफोर्ट एकेडमी में 10 वर्ष एवं 16 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष टिटनेस और डिप्थीरिया टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर टीकाकरण सप्ताह के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, जिसमें छात्रों को टिटनेस, डिप्थीरिया का टीका लगाया गया। टीकाकरण प्रक्रिया ANM गीता और आशा कार्यकर्ता मिथिलेश द्वारा पूरी की गई, जबकि पूरे कार्यक्रम की निगरानी स्वास्थ्य पर्यवेक्षक आदित्य गौतम ने की। इस महत्वपूर्ण पहल ने छात्रों के स्वास्थ्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। कार्यक्रम में प्रिंसिपल डॉक्टर समीर वर्मा, वाइस प्रिंसिपल नीना पांडे और डॉक्टर के शर्मा ने भी सहभागिता की और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया। डॉक्टर के शर्मा ने अपने संबोधन में सरकार द्वारा किए जा रहे स्वास्थ्य सुधार प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के शिविर न केवल छात्रों को बीमारियों से बचाते हैं, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी बनाते हैं। उन्होंने इस अभियान की स्थिरता और प्रभावशीलता पर जोर देते हुए इसे भविष्य में जारी रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया। विद्यालय प्रशासन ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर समीर वर्मा ने कहा, डी मॉन्टफोर्ट एकेडमी भविष्य में इस प्रकार के स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा, ताकि विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। सिटी हलचल की टीम ने ब्लैकआउट को लेकर विशेष कवरेज की और उसके तहत शहर के कोतवाली के सबसे ऊंचे पॉइंट पर ब्लैकआउट से पहले और ब्लैकआउट के बाद की स्थिति कैमरे में कैद की। ब्लैकआउट के वक्त कोतवाली क्षेत्र में, तिरंगा गेट क्षेत्र में और बेगमपुल क्षेत्र में कंप्लीट ब्लैकआउट हुआ। 1971 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब ब्लैकआउट किया रिहर्सल इतने बड़े स्तर पर हुआ। आइए सिटी हलचल के कैमरे से ब्लैकआउट पर डालते हैं नजर। इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका मेरठ के सबसे ऊंचे पॉइंट से। जी हाँ, ये राष्ट्र के स्वाभिमान की बात है। ये देश का वो पल आने वाला है जिस पल का इंतजार तो नहीं होता, लेकिन उस पल की तैयारी होती है। 1971 के बाद अब 2025 में शायद वो पल आए जब आपको आज के पल के पुनरावृत्ति करनी पड़े, उसको रिपीट करना पड़े। जी हाँ, सही समझे आप, ब्लैकआउट। जो आपके माता पिता हैं वो तो ब्लैकआउट का मतलब जानते होंगे, लेकिन नई पीढ़ी के इतिहास में ब्लैकआउट का दिन आज पहली बार आ रहा है और एक रिहर्सल के तौर पर आ रहा है। मेरठ पुलिस और मेरठ प्रशासन ने मेरठ के 3 जगहों को इसके लिए चुना है। एक कोतवाली, जहां पर मैं हूं, फिर दूसरा तिरंगा गेट और तीसरा बेगमपुल। कोतवाली का सबसे ऊंचा पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से आप पूरे शहर का व्यू ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरठ की गंगा जमुना तहजीब का एक नजारा देख लीजिए। एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ मंदिर है और फिर नए मेरठ की वो लंबी लंबी इमारतें हैं जो लोहे के सरियों से बनी है, यानी कि टॉवर्स। और जब आप चारों तरफ घूमेंगे तो आपको सुपरटेक, सुभारती, नौचंदी मैदान से लेकर डिफेंस तक का नजारा इस सबसे ऊंचे पॉइंट से आ जाएगा। जब ब्लैकआउट होगा तो ये सारी लाइटें बंद हो जाएंगी और ब्लैकआउट से ठीक पहले हमने मेरठ का ये नजारा हम अपने कैमरे में कैद किया है। मैं हूं के मेरे साथ है वंश, और ये नजारा आपको अपनी एल्बम में जरूर संजो कर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा मेरठ एक सबसे ऊंचे पॉइंट से सिटी हलचल के कैमरे की नजर से आप देख रहे हैं ब्लैकआउट का ये नजारा। ब्लैकआउट का ये नजारा वैसे तो पूरा मेरठ ही इसमें नजर आ रहा है और हाईवे की जो लाइट है वो आप देख रहे हैं, लेकिन मेरठ शहर के जो दिल है कोतवाली, वहाँ पर अधिकतर या यूँ कहें कि 90% लाइट बंद है। हम आपको ये अंधेरे का नज़ारा दिखा रहे हैं और सब लोग अपनी छतों पर आ गए हैं इस ब्लैकआउट पर। जैसे ही कोतवाली से 7:30 बजे सायरन बजा, उसके बाद ये ब्लैकआउट का नज़ारा है। ये करीब 10 मिनट तक चलेगा
और 10 मिनट में आप देख रहे हैं कि पूरे शहर ने पुलिस और प्रशासन का सहयोग करते हुए जो 3 जगहों पर ब्लैकआउट की व्यवस्था की गई है, उनमें से एक जो कोतवाली क्षेत्र है वहाँ पर कंप्लीट ब्लैकआउट है। लाइट जलने की स्थिति में फाइटर प्लेन्स को जगहों को लोकेट करने में आसानी होती है, लेकिन ब्लैकआउट की वजह से जगहों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। फिर भी पुलिस और प्रशासन की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं कि किसी इमरजेंसी में अगर घर की लाइट जलानी पड़े तो अपने घर के दरवाज़ों पर, रोशनदानों पर, हर उस जगह पर जहाँ से लाइट बाहर निकलती हो वहाँ पर काली पन्नी लगाई जा सकती है, जिससे बाहर लाइट की एंट्री ना हो। आप पूरे मेरठ का नज़ारा देख रहे हैं सबसे ऊंचे पॉइंट कोतवाली से, जहाँ पर ये ब्लैकआउट जो 10 मिनट का हुआ है कोतवाली के सायरन बजने के बाद, वो प्रभावी तौर से सामने आ रहा है। आप देखिए पूरा क्षेत्र इस समय ब्लैकआउट के आगोश में समा चुका है और चारों तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो क्षेत्र कोतवाली में नहीं आता है केवल वहीं लाइट जल रही है, जो क्षेत्र कोतवाली में आता है वहाँ पर कंप्लीट ब्लैकआउट है। तो पहलगांव आतंकी हमले के बाद पूरा 140 करोड़ लोगों का जन समुदाय अपनी सरकार को सहयोग करने के लिए उस मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस मॉक ड्रिल में भागीदारी कर रहा है जो सभी लोग चाहते हैं कि कभी ना आए, क्योंकि जिस तरीके से आज एक बड़ा एक्शन लिया गया है भारत सरकार के द्वारा, 3 क्षेत्रों में ब्लैकआउट हुआ है। उसमें तिरंगा गेट है, बेगमपुल है और ये कोतवाली थाना क्षेत्र है। कोतवाली थाना क्षेत्र वैसे भी सेंसिटिव माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ब्लैकआउट की गाइडलाइंस को पालन किया गया है वो बताता है कि सिविल डिफेंस, स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने मिलकर जो अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया था उसका असर देखने को मिल रहा है। सब लोग अपनी छत पर आ गए हैं और देख रहे हैं ब्लैकआउट कैसे होता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी वंश हैं और मैं हूँ के और आप ये ब्लैकआउट के जितने नज़ारे देख रहे हैं सब सिटी हलचल पर देख रहे हैं और शहर के सबसे ऊंचे पॉइंट से देख रहे हैं। सिटी हलचल भी आपसे अपील करता है कि इस मुश्किल की घड़ी में जो भी आपको पुलिस और प्रशासन निर्देश दे उसका पालन करें और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी पोस्ट ना डालें जिससे आप परेशानी में आ जाएं। पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से मेरठ पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए एंटी सोशल एलिमेंट्स को पकड़ा है वो बताता है कि सोशल मीडिया को लेकर स्थानीय लोगों के अलावा साइबर क्राइम सेल भी खासा एक्टिवेट है। अपने सहयोगी वंश के साथ के। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर देश भर में मॉक ड्रिल के तहत ब्लैकआउट करने के आदेश जारी हुए थे। इसी कड़ी में शाम को घड़ी में 7:30 बजते ही कोतवाली क्षेत्र में सबसे पहले सायरन बजा और उसके बाद पूरे इलाके में ब्लैकआउट हो गया। अंधेरा होते ही सिविल डिफेंस, वॉलंटियर्स और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ सहयोग करने की अपील की। भारतीय सेना के पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तान की ओर से लगातार गीदड़ भभकी सामने आ रही है। ऐसे में दुश्मन देश यदि हमला करता है तो उस स्थिति में कैसे बचाव करना है, इसको लेकर ब्लैकआउट अपने आप में बड़ा रोल अदा करता है, जिससे दुश्मन देश अपने निशानों को डिक्टेट नहीं कर पाता। स्थिति को संभालने के लिए एडीएम सिटी ब्रजेश कुमार सिंह और सीओ कोतवाली आशुतोष कुमार समेत सिटी मजिस्ट्रेट, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स तैनात रहे। 10 मिनट के ब्लैकआउट की ड्रिल खत्म होते ही दोबारा सायरन बजा, जिसके बाद लाइट सुचारू रूप से चालू कर दी गई। पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच जो मॉक ड्रिल हुई, मॉक ड्रिल के बाद अब ब्लैकआउट का समय ठीक 7:30 बजे पूरे देश भर में ब्लैकआउट होना था और मेरठ के कोतवाली क्षेत्र से ब्लैकआउट होना था। सायरन बजा, अप डाउन करके सायरन की जो आवाज़ थी उसके बाद कोतवाली क्षेत्र में ब्लैकआउट कर दिया गया। ब्लैकआउट की जो अहमियत थी वो ये थी, जो दुश्मन देश है उसको इस इलाके के बारे में पता न चले। जो वो ड्रोन या फिर किसी भी तरीके की कुछ ऐसी डिवाइस अगर वो भारत की ओर छोड़ते हैं, हमला करते हैं, तो ऐसे में जब ब्लैकआउट होगा, पूरा अंधेरा होगा, मूवमेंट कुछ नहीं होगा, तो ऐसे में दुश्मन देश को पता नहीं लगेगा कि वो किस इलाके में जाकर जो है हमला करने वाले हैं। उनको सभी इलाके
गायब दिखेंगे। अब देखिए ब्लैकआउट हो चुका है, स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई हैं और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और जो इस ब्लैकआउट को लेकर पूरी तरीके से जो हैं सड़क पर मौजूद हैं और जिस तरीके से आदेश दिए गए थे कि ब्लैकआउट होना है और जो है यहाँ पे किस तरीके की स्थिति होनी है, उस स्थिति के तहत यहाँ पे देखिए पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट हैं, एडीएम सिटी हैं, सीओ कोतवाली हैं और तमाम जो लोग हैं इस पूरे क्षेत्र के, चूँकि मजबूरी है हमें भी जो है बीच बीच में लाइट बंद करनी पड़ रही है क्योंकि ब्लैकआउट है। ऐसे में जो है ब्लैकआउट का मतलब ही यही होता है कि अंधेरे में हमें यहाँ पे सब कुछ दिखाना है। अंधेरा इसलिए करना है जिससे कि दुश्मन देश को कुछ भी पता ना लगे और जो दुश्मन देश है वो भारत के ऊपर हमला करने में जो है सफल बिल्कुल ना हो सके। ऐसे में जितने भी डिफेंस, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं वो पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों का साथ दे रहे हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप एक स्थान पर खड़े हो जाएं, बिल्कुल भी मूवमेंट ना करें क्योंकि अगर मूवमेंट होगा तो दुश्मन देश को पता चल जाएगा कि आप कहां पर मौजूद हैं। ऐसे में ब्लैकआउट को एक मॉक ड्रिल की तरह माना जा रहा है कि यदि स्थिति बिगड़ती है, आपातकालीन स्थिति आती है तो इस आपातकालीन स्थिति में किस तरीके से काम करना है और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को किस तरीके से फूंक कर कदम रखना है। सर, जो ये ब्लैकआउट था कितने समय का था और किस तरीके से जो है ये पूरा क्षेत्र चुना गया और किस तरीके से ये पूरा यहाँ पे नेतृत्व किया गया? जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ऊपर से ही निर्देश तक सिविल डिफेंस की टीम एक मॉक ड्रिल करेगी जिसमें ब्लैकआउट का भी था प्रोग्राम और उसके क्रम में हमारी सिविल डिफेंस की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम सुबह से ही लोगों से बात किया, पूरे कोतवाली क्षेत्र में लोगों से अपील किया, उनको जागरूक किया कैसे क्या होता है ब्लैकआउट, जिसके क्रम में 7:30 का टाइम रखा गया और 7:30 बजे एक हमारा जो सायरन बजा, इसे बजाया गया जिसके क्रम में बिजली सब लोगों ने बंद कर ली और पूरा अंधेरा छाया रहा जो कि हमारा एक ब्लैकआउट को जो जागरूक क्या होता है, जो जागरूक फैलाने का एक उद्देश्य था वो हमारा सफल रहा। सर, बड़ी बात होती है क्षेत्र के लोगों का कैसा सहयोग मिला है? आप खुद देख सकते हैं सभी लोगों ने अपना लाइट बंद करके मतलब जो जागरूकता हमें देना था, जो हमें संदेश देना था कि क्या है ब्लैकआउट, उस सब उससे परिचय। हमारे साथ में सीओ कोतवाली आशुतोष भी हैं। सर, ये बताइए जो ब्लैकआउट था कितने समय रहा और क्षेत्र के लोगों का कैसा समर्थन? ये सुबह से देखिए जब ब्लैकआउट की टाइमिंग 10 मिनट के लिए निर्धारित की गई थी, हम लोगों ने सुबह से ही प्रयास किया, जन सहयोग की अपील की कि भाई लोग इस चीज़ को आगे आएँ और जो भी नागरिक समाज के लोग थे, सिविल डिफेंस के, पब्लिक व्यापार मंडल के लोग थे, सभी ने सहयोग किया है और यह पूर्णतः सफल रहा है। देखिए कहीं भी किसी ने सहयोग किया और कहीं कोई लाइट नहीं जली है और पूरा ये ब्लैकआउट सफल रहा है। क्या व्यापारियों से भी इसमें जो है सामंजस्य बनाया गया? हाँ, व्यापार मंडल के लोग से उनसे हमने अपील की थी और उन लोगों ने इसके दृष्टिगत कार्य किया और सारा जो उन्होंने लाइटें भी, प्रतिष्ठान भी कुछ देरों के लिए बल्कि उन्होंने बंद कर लिए थे। तो जो ये ब्लैकआउट था उसमें व्यापारियों से भी बातचीत की गई थी और जो ये ब्लैकआउट 10 मिनट का एक मॉक ड्रिल के रूप में जो किया गया था वो सफल रहा। अपने सहयोगी अमित सैनी के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल। उधर ब्लैकआउट की ड्रिल कराने के लिए सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस दौरान सिटी हलचल के इनपुट हेड के शर्मा ने उन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स से बातचीत की जिन्होंने ब्लैकआउट ड्रिल में अपना सफल योगदान दिया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। ब्लैकआउट का नजारा हमने आपको दिखाया। ब्लैकआउट के बाद ये कोतवाली का नजारा है, जहां पर आप देख रहे हैं कि ये सायरन बज रहा है और सायरन बजने के बाद ये ब्लैकआउट खत्म हो गया है। ब्लैकआउट से पहले यहाँ पर ये सब लोग थे। सिविल डिफेंस यहाँ पर मौके पर है और सिविल डिफेंस के साथ साथ यहाँ पर ब्लैकआउट भी खत्म हो चुका है। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर ब्लैकआउट लगाया गया था। ब्लैकआउट 3 जगहों पर हुआ था और 3 जगहों पर जो ब्लैकआउट हुआ था उन 3 जगहों पर उनमें से एक कोतवाली थी, तिरंगा था और तिरंगा गेट था और था बेगमपुर। जी, कैसा रहा ये ब्लैकआउट का अनुभव? जी, ब्लैकआउट होने सर पूरे क्षेत्र के अंदर पूर्णतः अंधेरा हो गया। अगर कोई आपात स्थिति बनती है, सभी लोगों ने सहयोग दिया, पूरे लोगों ने सहयोग दिया। एक दुकानदार ने अपनी पूर्णतः लाइट बंद कर दी, लोगों ने अपने मोबाइल की लाइटें तक बंद कर दी, स्ट्रीट लाइट भी बंद हो गई। पूरे क्षेत्र के लोगों ने पूर्णतः सहयोग दिया है। और आपको बता दूं मैं आपको, यहाँ पर आप देखिए ये जो मिश्रित आबादी वाला जो क्षेत्र है, इस मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में इधर से जितने भी व्हीकल्स आ रहे थे उन सब की लाइटें बंद करवा दी गई और इसके अपोजिट
ये कोतवाली का क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र है, जहां से हम आपको कवरेज दिखा रहे थे, वहां पर भी लाइट बंद करा दी गई। और ये कोतवाली है, और कोतवाली के अंदर का मैं आपको सीन दिखाऊं, जहां से सायरन बजा था, वहीं पर इस समय काफी भीड़ है। और इस भीड़ के साथ साथ एक बड़ा मैसेज पूरे मेरठ ने मिलकर दिया है कि शासन, प्रशासन और पुलिस के साथ जो भी यहाँ पर दिशा निर्देश आएंगे, उन दिशा निर्देश का पालन किया जाएगा। मेरे सहयोगी प्रत्युष वहां पर बात कर रहे हैं सीओ से, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर किस तरीके से ब्लैकआउट के टाइम पर ये पूरा स्थिति को पुलिस ने, प्रशासन ने और सिविल डिफेंस ने संभाला था, क्योंकि ये हमारी और आपकी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। जो सरकारी गाइडलाइंस आती हैं, उन सरकारी गाइडलाइंस का पालन करना है और सरकारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही हमें आगे बढ़ना है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर भी अगर आप कोई पोस्ट कर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि सोशल मीडिया पर जितनी भी पोस्ट की जा रही हैं वो सब साइबर सेल के वॉच में है। कैसा रामिया, पहली बार देखा होगा ब्लैकआउट? पहली बार देखा। कितनी उम्र है? 32 साल। 32 साल में पहली बार देखा। सब बंद करा जी। यस। कैसे लोगों ने, सब लोगों ने रेस्पॉन्स दिया? हाँ सब जी, लोगों ने सहयोग दिया? जी, हम लोग सिविल डिफेंस से हैं और हम सुबह से ही हम लोगों का अवेयर प्रोग्राम चल रहा है, जैसा कि शासन की तरफ से आदेश थे हम लोगों को सिविल डिफेंस के लिए कि मॉक ड्रिल की जाएगी, जिससे कि पब्लिक को अवेयर किया जा सके। आज सहयोग दिया है पूरी तरह से, पब्लिक का भी सहयोग और सभी लोगों का सहयोग। व्हीकल्स ने भी बंद किया है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत जी। बहुत बहुत अच्छा। उम्मीद थी हाँ जी। कि लोग इतना सहयोग करेंगे? हाँ उम्मीद जी, थी? बिल्कुल करेंगे, हमारे साथ हैं सब। जी हाँ। जी हैं? बहुत ज्यादा उम्मीद थी जी, सबने करा, एक एक लाइट, एक एक वाहन सब बंद करा दिया जी। कोई वाहन नहीं चला, कोई लाइट नहीं चली। पुलिस प्रशासन बहुत बढ़िया काम करा। जी हाँ, पुलिस प्रशासन ने बहुत बढ़िया काम करा। मैं आपको यहाँ पूरा ये नजारा दिखा रहा हूँ कोतवाली क्षेत्र का, और कोतवाली क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, वंश से कहूँगा। जी भाई साहब, कुछ परेशानी आई? नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये काम बार बार होने चाहिए जी बिल्कुल, रिहर्सल हमेशा होती रहनी चाहिए जी। इससे कितने साल से हो मियाँ? सिविल डिफेंस हाँ जी, 90 से। 90 से। तब तो कर्फ्यू का दौर देखा था, अब उसके बाद अब ये पहला दौर ऐसा है जहाँ आपकी जरूरत पड़ी है। जी हाँ, काफी टाइम बाद, बहुत साल बाद सभी लोगों ने लाइट बंद रखी? सभी ने बंद। जी हाँ, सभी लोगों ने यहाँ पर लाइट बंद रखी। आइए अपने सहयोगी प्रत्युष के पास चलते हैं, जो बात कर रहे हैं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से कि किस तरीके से योगी शासन द्वारा जो दिए गए निर्देश है उनका पालन सुनिश्चित किया जाए। मेरे साथ मंच है, मैं हूँ के और प्रत्युष के पास चलते हैं। आइए चलते हैं अब हमारे इनपुट हेड के शर्मा के पास, जो बात कर रहे हैं एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा से, जिन्होंने ब्लैकआउट के समय ट्रैफिक व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी। आपात स्थिति से निपटने का जो मेजर्स है, जो प्रशासन के द्वारा बताया जाए उसको लागू करें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। यदि कोई भी सूचना व्हाट्सएप पे या अन्य किसी सोशल मीडिया के माध्यम से मिलता है तो सबके पास सर्कुलेट न करें, बल्कि प्रशासन से उसकी पुष्टि करें, पुलिस के थाने पर पास फोन करें, डीएम साहब के पास जो कंट्रोल रूम है उसको फोन करें। कोई चीज पुष्ट होने के बाद ही किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की जाए। सर, जो ट्रैफिक संचालन है उनको लेकर आप क्या गाइडलाइंस देंगे? क्योंकि अगर पैनिक कंडीशंस आती हैं तो लोग इधर उधर भागने लगते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप मेरठ की जनता से? इसके लिए हमारा सारे पुलिस कर्मियों की इन हाउस ब्रीफिंग हो चुकी है। लगातार हम लोग उनको ब्रीफिंग भी कर रहे हैं कि उनको क्या क्या काम करना है ऐसी स्थिति से निपटने के लिए। हम सभी से अपील कर रहे हैं, जब कोई ऐसी स्थिति आए तो जो प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी करे उसका अनुपालन करें, जिससे किसी प्रकार की सड़क पर कोई अव्यवस्था न फैले। सर, 3 जगह था, बेगमपुल था, तिरंगा था और कोतवाली था, तीनों जगह पर कंप्लीट ब्लैकआउट हुआ है सर। बहुत अच्छा रहा, सबका सहयोग इसमें रहा और सभी से अपील यही है कि जो भी इस दौरान किसी प्रकार के जो गाइडलाइन जारी किया जा रहा है उसका अनुपालन करें। जी हाँ, एसपी ट्रैफिक आर.के. मिश्रा वो बता रहे हैं कि इस ट्रैफिक संचालन को लेकर कभी भी पैनिक ना हो, चाहे स्थिति कितनी भी खतरनाक आ जाए, अपनी जगह पर रुकिए और जब स्थिति थोड़ी सी सामान्य हो जाए तब निकलिए। वैसे आपको हम बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि सोशल मीडिया पर आपको कोई आपत्तिजनक पोस्ट मिलती है
तो उसे तुरंत पोस्ट मत करिए, उसे रोक लीजिए, वेरीफाई करिए, जरूरत ना हो तो पोस्ट ना करिए। अपने सहयोगी प्रत्युष, अमित और वंश के साथ के सिटी हलचल। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में स्वतंत्रता आंदोलन और उर्दू विषय पर वक्ता प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ता और आलोचक कनाडा से आए तकी आबिदी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि जो लोग अपने देश और अपने लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता। भारत देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। उर्दू 500 साल पुरानी भाषा है। स्वतंत्रता आंदोलन को ताकत देने वाली भाषाओं में उर्दू अग्रणी थी। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी और उर्दू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस सेमिनार में देशभक्ति शोध पत्र भी प्रस्तुत किए गए। साथ ही हमारी आवाज जनरल पुस्तक का विमोचन भी किया गया और छात्रों को सर सैयद छात्रवृत्ति का भी विमोचन किया गया। उर्दू विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर असलम जमशेदपुरी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देना है। एक दिया काफी होता है अंधियारे को मिटाने के लिए, एक दिया काफी होता है राहों को रास्ता दिखाने के लिए, एक दिया काफी होता है इनकी क्षमा को। इसका मौजू तहरीक आज़ादी और उर्दू ज़बान है। हम जानते हैं कि उर्दू ज़बान हिंदुस्तान की दूसरी ज़बानों में वो ज़बान है जिसने सबसे ज़्यादा आज़ादी पर काम किया है। आज़ादी, इनके शोरा वगैरह सब आज़ादी पर आपके बात किए हैं। तो एक बड़ा ख़ास मौका है कि लोग बेशतर नहीं जानते। जैसे कहा गया कि जब गुलिस्तान को खून की ज़रूरत हुई, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहती है हमसे ये अहले चमन, ये चमन है तुम्हारा हमारा नहीं। यानी उर्दू ज़बान वो ज़बान है जो इसमें तमाम मिल्लतें शामिल हैं जिन्होंने आज़ादी पर बहुत कुछ काम किया है और लोग उससे ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं। इसलिए यही इंटरनेशनल सेमिनार रखा गया है, बताने के लिए कि देखो आज़ादी का सबसे बड़ा आपके जो है अगर काम किसी ज़बान ने किया है तो वो उर्दू ज़बान है। मवाना थाना क्षेत्र के फलाउदा तिराहे पर हरिओम ट्रेडिंग कंपनी के मालिक हरिओम नलवा ने दुकान के भीतर लेंटर के हुक से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। दरअसल बुधवार सुबह ग्राहक और आसपास के दुकानदार जब दुकान पर पहुंचे तो हरिओम का शव लेंटर के हुक से लटका मिला। दुकानदारों ने इसकी सूचना परिजनों और पुलिस को दी। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर शव को उतारकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरिओम बहसुमा थाना क्षेत्र के गांव अस्सा के रहने वाले थे और कई सालों से मवाना के नालंदा कॉलोनी इलाके में रह रहे थे। मवाना के फलाउदा मोड़ पर घी, चीनी, तेल और होलसेल का काम करते थे, जिनके 3 बच्चे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के क्यूस लैंड कॉलोनी में बाथरूम के अंदर रखी वॉशिंग मशीन के पाइप के अंदर जहरीला कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सांप पकड़ने वाले को बुलाया गया, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ लिया गया। दरअसल पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के क्यूस लैंड कॉलोनी मकान 106 में पंकज राणा का परिवार रहता है। बुधवार को उनकी पत्नी बाथरूम के अंदर गई, जहां उन्होंने देखा कि वॉशिंग मशीन के पाइप के अंदर एक जहरीला काले रंग का कोबरा सांप फंसा हुआ है। यह देखकर उन्होंने शोर मचा दिया, जिसके बाद कॉलोनी के लोग भी इकट्ठा हो गए और जहरीले सांप को देख सभी में हड़कंप मच गया। पंकज राणा ने सांप पकड़ने वाले गौरव नाम के युवक को बुलाया, जिसने काफी मशक्कत के बाद कोबरा को पकड़ा और एक थैले में डालकर अपने साथ ले गया, जिसको जंगल में छोड़ा गया। लेकिन पोश कॉलोनी में घर के अंदर कोबरा का आना अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। अच्छा जी, जाल पता नहीं कहां से आया। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।